रात के 2 बज रहे हैं। पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा है। बाहर सड़क पर एकदम सन्नाटा है, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। बिल्कुल। अगर हम दिमाग के अंदर झांक कर देखें ना, तो वहाँ एक पूरा हाईवे चल रहा है। मतलब विचारों की गाड़ियां पूरी स्पीड में दौड़ रही हैं। कल की मीटिंग में क्या होगा, उस इंसान ने मुझे ऐसा क्यों कहा, जो काम हाथ में लिया है वो पूरा हो भी पाएगा या नहीं, भविष्य की चिंताएं और बीते हुए कल के पछतावे एक लूप में चल रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जिससे शायद ही कोई अनजान हो। सही बात है। जब बाहरी दुनिया शांत होती है तो बंदर का शोर सबसे ज्यादा कान फाड़ने वाला होता है। इस गहन चर्चा में आज हम इसी शोर को डिकोड करने वाले हैं। इस शांति और शोर के बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो बहुत कुछ बयां करता है। इन तमाम रिसर्च और आर्टिकल्स का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही स्पष्ट और मैं कहूँगी थोड़ी डराने वाली सच्चाई सामने आती है। अच्छा, वो क्या? वो ये कि हमारी जो असली लड़ाई है वो बाहरी दुनिया से, बिगड़ती अर्थव्यवस्था से या आसपास के लोगों से है ही नहीं। मतलब हम खामखा बाहर दुश्मन ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल। वो लड़ाई पूरी तरह से हमारे अपने ही दिमाग के अंदर लड़ी जा रही है। इंसान का अपना ही अवचेतन मन अक्सर उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाता है। और इस आंतरिक लड़ाई का सबसे क्लासिक, सबसे रोजमर्रा का उदाहरण हमें अगली ही सुबह देखने को मिलता है। सुबह के 6 बजते हैं, अलार्म बजता है और दिमाग से पहली आवाज क्या आती है? बस 5 मिनट और। हाँ, वो स्नूज बटन है ना। सुनने में तो यही लगता है कि शरीर थका हुआ है, शायद नींद पूरी नहीं हुई है। लेकिन इन मनोवैज्ञानिक अध्ययनों को खंगालने पर एक अलग ही तस्वीर दिखती है। अलार्म को स्नूज करना सिर्फ नींद या आलस का मामला नहीं है। तो फिर ये क्या है? हर बार जब वो स्नूज बटन दबता है तो असल में हम खुद को अंदर से मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर बना रहे होते हैं। हम अपने ही सबकॉन्शियस को ये संदेश दे रहे होते हैं कि हमारा खुद से किया गया वादा कोई मायने नहीं रखता। ये बहुत ही गहरी बात है। तो आज की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी उलझन को सुलझाना है। हम समझेंगे कि दिमाग कैसे हमें धोखा देता है, हम अनुशासन में बार बार फेल क्यों होते हैं और खुद को रीप्रोग्राम करके एक अजय इंसान कैसे बना जा सकता है। अगर इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रख के देखा जाए तो समाज में एक बहुत आम धारणा है कि विफलता टैलेंट, पैसे या संसाधनों की कमी से आती है। लोग अक्सर यही बहाना देते हैं। बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि उसमें बचपन से ही कोई खास प्रतिभा नहीं थी। लेकिन मनोविज्ञान के आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बयां करते हैं। तो आंकड़े क्या कहते हैं? लोग मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। अगर खुद के विचार ही आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो जीवन की दिशा को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? इस बात को थोड़ा और गहराई से खंगालते हैं। क्योंकि देखिए, बचपन से ही हमें घुट्टी पिलाई जाती है मोटिवेशन और इच्छा शक्ति की। सही कहा। स्कूलों में, किताबों में, हर जगह यही सिखाया जाता है कि अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो अंदर से प्रेरणा होनी चाहिए, एक असीमित विल पावर होनी चाहिए। लेकिन ये स्रोत इस मोटिवेशन को एक बहुत बड़ा भ्रम बता रहे हैं। बिल्कुल भ्रम है। पर मुझे विचार थोड़ा अटपटा लगता है। मतलब क्या इच्छा शक्ति को पूरी तरह नकार देना सही है? मेरी नजर में विल पावर बिल्कुल एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है। अच्छा, वो कैसे? बिल्कुल, ये बैकग्राउंड एप्स की तरह बैटरी चूसते रहते हैं। शाम तक वो बैटरी 2% पर आ जाती है और जब घर आकर कुछ काम का करने का, जैसे किताब पढ़ने या जिम जाने का समय आता है, तब तक कोई पावर बचती ही नहीं है। ये स्मार्टफोन की बैटरी वाली एनालॉजी इस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन तरीके से समझाती है। विज्ञान की भाषा में इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। डिसीजन फटीग? हाँ, विल पावर कोई जादुई कुआं नहीं है जिससे जब चाहे बाल्टी भरकर पानी निकाल लिया जाए। ये एक बहुत ही सीमित संसाधन है। हर एक फैसला जो दिन भर में लिया जाता है वो इस बैटरी को खर्च करता है। अब मोटिवेशन का क्या? मोटिवेशन को खारिज करने का कारण ये है कि वो मूल रूप से सिर्फ एक भावना है, एक इमोशन है। और भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। आप किसी अस्थिर चीज पर भरोसा नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। हम अक्सर मोटिवेशन को एक पर्सनालिटी ट्रेट मान लेते हैं, जबकि वो केवल एक बायोलॉजिकल स्टेट है। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि जब शाम को वो विल पावर वाली बैटरी खत्म हो जाती है और मोटिवेशन का मौसम भी खराब होता है, तो दिमाग क्या करता है? वो स्वाभाविक रूप से आसान रास्तों की तलाश करने लगता है। मतलब शॉर्टकट। हाँ, वो उन चीजों की तरफ भागता है जिनमें कोई मानसिक या शारीरिक मेहनत ना लगे। और यहीं से हम उस खतरनाक जोन में प्रवेश करते हैं जिसे डोपामाइन ट्रैप कहा जाता है। डोपामाइन ट्रैप, ये तो आजकल बहुत सुनने में आता है। जब बैटरी लो होती है तो इंसान का दिमाग एक युद्ध भूमि बन जाता है। एक तरफ हमारे बड़े लक्ष्य होते हैं, सफलता, फिटनेस, सम्मान, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ होता है आराम, आलस्य और डिस्ट्रैक्शन। हमारे दिमाग के वायरिंग कुछ ऐसी है कि उसे तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। फोन, जंक फूड या बस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, इनसे तुरंत डोपामाइन मिलता है। मतलब बिना मेहनत का इनाम। सही बात है। कड़ी मेहनत का रिवॉर्ड देरी से मिलता है, इसलिए दिमाग हमेशा शॉर्टकट चुन लेता है। इसे सोचते हुए मेरे दिमाग में एक एनालॉजी आ रही है। ये ऐसा है जैसे दिमाग को नकद पैसे यानी कैश और एक लंबी अवधि के बॉन्ड के बीच चुनना हो। बहुत सटीक उदाहरण है। और वो हमेशा तुरंत मिलने वाले कैश को ही चुनता है। मतलब वो फोन की स्क्रॉलिंग वाला कैश है ना। हाँ, क्योंकि लंबी अवधि के बॉन्ड का फायदा उसे अभी नहीं दिख रहा। बिल्कुल। दिमाग अभी और इसी वक्त की मांग करता है। और इसमें एक और बहुत बड़ा छुपा हुआ दुश्मन काम कर रहा होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक भाषा में ऑल और नथिंग थिंकिंग कहा जाता है। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। हाँ, ये दिमाग की एक बहुत ही चालाक चाल है जो इंसान को रोक देती है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे परिचित बहाना लगता है। अगर मैं आज जिम में पूरे 1 घंटे वर्कआउट नहीं कर सकता तो मैं 10 मिनट भी नहीं करूंगा। या आज मैंने डाइट तोड़ दी है तो अब पूरा दिन ही खराब हो गया। हाँ, चलो अब पूरा पैकेट ही खा लेते हैं। हम सब ने कभी न कभी ऐसा किया है। मैं मानती हूँ कि ये असल में हार मान लेने का एक बहाना है, जो दिमाग खुद हमारे सामने एक लॉजिकल तर्क बनाकर पेश करता है, ताकि इंसान वापस उसी आसान डोपामाइन वाले रास्ते पर लौट सके। अगर हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से इस तरह शॉर्टकट और डोपामाइन के लिए प्रोग्राम्ड है, तो क्या इस रिमोट कंट्रोल को वापस लेने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और यहीं से सिस्टम और आदतों की भूमिका शुरू होती है। रिसर्च पेपर्स में इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका सुझाया गया है, ऑब्जर्वर तकनीक। ऑब्जर्वर तकनीक मतलब दर्शक बनना? हाँ। इस तकनीक की जड़ में एक बात छुपी है। इंसान अपने विचार नहीं है, बल्कि वह उन विचारों को देखने वाला एक ऑब्जर्वर है। तकनीक ये है कि जब भी कोई मजबूत भावना आए, रुको, ऑब्जर्व करो और रिएक्ट मत करो। रुको और ऑब्जर्व करो। बिल्कुल। आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय अपना रिस्पॉन्स खुद चुनो। स्मार्ट लोग विल पावर पर निर्भर नहीं रहते, वे सिस्टम बनाते हैं। एक फिक्स रूटीन का मतलब है कम फैसले लेना। नो डिसीजन, राइट? हाँ, जिससे तनाव कम होता है और अनुशासन बढ़ता है। हर आदत 3 हिस्सों में बनती है, ट्रिगर, फिर एक्शन और फिर रिवॉर्ड। ट्रिगर बदलने से आदत बदल जाती है। यहाँ एक बात जो मुझे खटकती है और मैं इससे चुनौती देना चाहूंगा। पूछिए। अगर हम सिर्फ अपने ही विचारों को देखने वाले ऑब्जर्वर बन जाएं, तो क्या इससे हम अपनी ही जिंदगी में एक पैसिव स्पेक्टेटर बनकर नहीं रह जाएंगे? ये डर स्वाभाविक है, पर ऐसा होता नहीं है। मतलब मुझे तो ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह लग रहा है, जो सड़क पर चल रही हर गाड़ी के पीछे भागता नहीं है, हर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें बैठता नहीं है। बिल्कुल सही। वो बस अपनी जगह खड़ा रहकर उन्हें निर्देशित करता है कि तुम रुक जाओ, तुम चले जाओ। क्या ऑब्जर्वर तकनीक का असली मतलब यही है? ये ट्रैफिक पुलिस वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट है। पैसिव होने का मतलब ये नहीं कि एक्शन नहीं लिया जा रहा। इसका मतलब है हर गलत विचार वाली गाड़ी में बैठ जाने से बचना। तो सिस्टम बनाना और ट्रिगर को समझना, ठीक है, सब लॉजिकल है, लेकिन असली जिंदगी में एक बहुत बड़ी अड़चन आती है। वो शुरुआती आलस। हाँ, वो प्रोक्रेस्टिनेशन। उस शुरुआती आलस को कैसे तोड़ा जाए, जो सिस्टम को शुरू ही नहीं होने देता? अक्सर इंसान पहला कदम ही नहीं उठा पाता। यहाँ स्रोत एक बहुत ही चौंकाने वाला नजरिया पेश करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन असल में आलस है ही नहीं। आलस नहीं है? जी फिर नहीं। क्या? ये सिर्फ उस असुविधा या डिस्कम्फर्ट से बचने का तरीका है जो ग्रोथ के साथ आती है। दिमाग खतरे से बचने के लिए काम टालने का बहाना ढूंढ लेता है। अरे वाह, मतलब हम हमेशा तैयारी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी मेरा मूड ठीक नहीं है, या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए, जो कि सिर्फ परफेक्शन का इंतजार होता है। इसलिए इसका सुनहरा नियम है, स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी, यानी तैयार महसूस करने से पहले ही शुरुआत कर दें। पर यहाँ एक सवाल है। अक्सर लोग काम शुरू करने से पहले पूरा परफेक्शन चाहते हैं, तो बिना तैयारी के शुरू करने पर जो गलतियां होंगी उनसे कैसे निपटा जाए? परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना बेमानी है, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा काम शुरू करने के बाद ही आती है, एक्शन से पहले नहीं। और इसके लिए बड़े बदलाव की जगह छोटे और लगातार एक्शन गेम बदलते हैं। जैसे केवल 10 मिनट का फोकस या एक छोटा टास्क? बिल्कुल। दिमाग से कभी मत कहो कि आज पूरी किताब पढ़नी है, बस कहो कि 10 मिनट पढ़ूंगा। इन छोटे और लगातार कदमों से ही वो दिन आता है जब इंसान सच में अपने दिमाग को नियंत्रित कर पाता है।
अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है, जिंदगी का सबसे बड़ा चीट कोड मेंटल डिसिप्लिन है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब इंसान ये घोषणा करता है कि अब कंट्रोल मेरा होगा और वो अस्थिर मोटिवेशन की जगह सिस्टम को अपनाता है, तो उसे कोई बाहरी ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया नहीं, बल्कि अपना ही दिमाग सबसे बड़ी बाधा होता है। और श्रोताओं के लिए ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रोजमर्रा की उस हताशा को दूर करती है जहां हम अपनी ही योजनाओं पर अमल नहीं कर पाते। ये समझकर कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, कोई भी अपने सिस्टम को सुधार सकता है। बिल्कुल, अपनी ही हार के लिए खुद को कोसना बंद करना होगा। लेकिन इस सब के बीच मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग विचार आ रहा है, एक ऐसा विचार जिस पर सोचने की जरूरत है। मैं सुनना चाहूंगी। अगर हमारा मानव मस्तिष्क एवोल्यूशनरी टर्म्स में यानी विकासवादी रूप से ऊर्जा बचाने और असुविधा से बचने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, तो क्या आज की आधुनिक दुनिया में सफलता पाने का सीधा सा अर्थ अपने ही बुनियादी मानव विकास के खिलाफ युद्ध लड़ना है? ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या अनुशासन असल में एक कृत्रिम अवस्था है जिसे हमें खुद पर थोपना पड़ता है? शायद इसीलिए रात के 2 बजे वो शांति हमें डराती है और सुबह 6 बजे का अलार्म सबसे मुश्किल लगता है, क्योंकि लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अंदर के उस आदि मानव से है जो बस आराम करना चाहता है। बिल्कुल। खैर, अगली बार जब अलार्म बजे तो याद रखिएगा कि वो रिमोट कंट्रोल अब आपके हाथ में होना चाहिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।